और प्रीति एक कमरे में बंद थे। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। निहाल बार बार बाहर झांक कर देख रहा था कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। प्रीति की आवाज धीमी और फुसफुसाहट भरी थी। प्रीति ने कहा, निहाल, आई एम श्योर तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। निहाल ने हकलाते हुए जवाब दिया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत भी नहीं हूं। मेरा एक फ्रेंड है, प्रतीत सिंह, वह सीबीआई ऑफिसर है। एक बार मैं डिनर के लिए उसके घर पर गया था तो वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फाइल देख रहा था। गलती से फाइल खुली रह गई थी और मेरी नजर सबसे पहले जिस फोटो पर गई थी वह यही लड़का था, अमन। प्रीति ने कहा, अरे निहाल। प्रीति ने अपनी आवाज नीचे करके निहाल को डांटा, तुम्हें लगता है कि दिव्या किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा? निहाल ने प्रीति को कंधे से पकड़कर झकझोर और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, प्रीति, अगर सांप दिख जाए तो हमें तुरंत उसे कुचल देना चाहिए, ना कि खड़े होकर ये कंफर्म करना चाहिए कि उसमें जहर है या नहीं। रात का समय था और मैंने तस्वीर को सिर्फ एक बार ही देखा था, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वह अमन ही था। हमें अब सोचना है कि आगे क्या करना है। निहाल की बातों से प्रीति का भी चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने माथे का पसीना पोंछा और कांपती आवाज में पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अचानक निहाल के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी नजर आई। डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं अब एक बार ठीक से कंफर्म करूंगा कि अमन क्रिमिनल है या नहीं। अगर यह बात पक्की हो गई तो मैं फौरन पुलिस को अपने साथ लेकर चला आऊंगा और अमन को यहीं से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दूंगा। प्रीति ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम सिर्फ 2 लड़कियां हैं और वह एक खतरनाक मुजरिम। उसे अगर जरा सी भी भनक लग गई तो हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। निहाल ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर समझाया, प्रीति, हम दोनों अगर एक साथ गायब हुए तो उसे पक्का शक हो जाएगा और फिर सोचो दिव्या का क्या होगा। डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके पुलिस को अपने साथ लेकर लौटूंगा। ये मेरा वादा है। इतने में बाहर से दिव्या की आवाज आई, अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? सोने का टाइम हो गया है, चलो। प्रीति कमरे से निकलकर बाहर आ गई। निहाल भी उसके पीछे पीछे चला आया। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। दिव्या ने उन्हें देखते ही झट से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? निहाल चुप रहा, लेकिन प्रीति आगे बढ़कर बोली, वो दिव्या, क्या है ना कि अचानक से निहाल के घर से एक कॉल आ गया है। इसकी लखनऊ वाली मौसी का बेटा अस्पताल में एडमिट है। निहाल को अभी के अभी निकलना होगा। खबर सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। दिव्या ने निहाल की तरफ देखा। अरे ये कब हुआ? अचानक क्या हो गया निहाल? उसने आगे बढ़कर निहाल के कंधे पर हाथ रखा। निहाल ने मुंह लटका कर जवाब दिया, एक्सीडेंट हुआ है यार, हालत सीरियस है। मौसा जी तो ओमान में है, आने में वक्त लगेगा। मौसी अकेली है, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द आने को कहा है। इस पर अमन ने जल्दबाजी में कहा, हाँ ये हाँ, बिल्कुल जाओ, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पर तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचो। तुम कहो तो मैं चलूं साथ तुम्हारे। अमन की बात सुनकर निहाल के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। वह घबरा गया। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अब निकलता हूं, पहुंचकर दिव्या को इन्फॉर्म कर दूंगा। भीगी आंखों से निहाल को विदा किया गया। प्रीति उसे जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे कोई किसान अपने बछड़े को कसाई के हवाले कर दे। निहाल के जाने के बाद दिव्या ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। प्रीति, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारा चेहरा डर से पीला पड़ गया है। डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। प्रीति के लिए दिव्या ने अपने बगल वाला कमरा तैयार करवाया। अमन और दिव्या अपने कमरे में चले गए। प्रीति ने दोनों को गुड नाइट कहा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दिव्या ने अपने कमरे में कदम रखा, उसने अमन की तरफ आंख तरेरी और फुसफुसाई, तुमने प्रीति का चेहरा देखा था? वो कैसी शक की निगाहों से देख रही थी तुम्हें। मुझे लगता है कि उसे हम दोनों पर शक हो गया है कि हम नाटक कर रहे हैं। हमें अपनी एक्टिंग को और फुल प्रूफ बनाना होगा। अमन ने यह सुनकर बेहद संजीदगी से सिर हिलाया और बोला, ठीक कह रही हो, तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा?
दिव्या हाथों के इशारे से अमन को कुछ समझाने लग गई। प्रीति गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में तो आ गई थी, मगर नींद उसकी आंखों से जैसे गायब हो चुकी थी। नाखून चबाते हुए तेज कदमों से वह पूरे कमरे का चक्कर काटे जा रही थी और अपने आप से बातें की जा रही थी। मैं निहाल के आने तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दिव्या को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे रह रही है, पर वह बेचारी करे भी तो क्या करे। अमन ने इतनी सफाई से खुद को बदला है कि कोई भी धोखा खा जाएगा। प्रीति यह सोच ही रही थी कि अचानक किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज आई। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्या, उसने अपने आप से कहा। वह झट से दौड़कर दीवार के पास पहुंची और दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। इतनी देर में दिव्या की आवाज दोबारा गूंज उठी। अमन, क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। प्रीति की टांगे डर से थर-थर कांपने लगी कि अचानक अमन की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ, आज नहीं दिव्या, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है मुझे। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। प्रीति घबराकर अपने आप से बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना यह दरिंदा दिव्या की जान ले लेगा। मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रीति आनन फानन में अपना फोन तलाश करने लगी। फोन बिस्तर के कोने में पड़ा था। उसने झपट कर फोन उठा लिया, मगर तभी दिव्या की चीख दोबारा सुनाई दी और प्रीति का कलेजा कांप उठा। उसने कहा, नहीं, पहले मुझे दिव्या को बचाना होगा। मैं आ रही हूँ दिव्या, और दरवाजे की तरफ दौड़ गई। उसका कमरा दिव्या के कमरे के बिल्कुल बगल में था। पलक झपकते ही वह दिव्या के कमरे के बाहर पहुंच गई और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। दिव्या, दिव्या, दरवाजा खोल, मैं आ गई हूँ। खबरदार अमन, छोड़ दो उसे, पुलिस आ रही है, दरवाजा खोल दो तुरंत। प्रीति ने चिल्लाते हुए दरवाजे पर दोबारा हाथ मारना चाहा, मगर अगले ही पल दरवाजा खुल गया और एक करारा थप्पड़ दिव्या के मुंह पर जा लगा। प्रीति पहले तो चौंकी, मगर दिव्या को देखते ही वह फौरन जाकर दिव्या से चिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। दिव्या और अमन दोनों हक्के बक्के खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीति के रोने का राज क्या है। दिव्या ने प्रीति को अपने सीने से चिपका लिया और उसकी पीठ पर तेज मालिश करते हुए पूछा, क्या हुआ प्रीति? सब ठीक तो है? क्या बात है? कोई बुरा सपना देखा क्या? डर मत, मैं यही हूं। बोलो तो बात क्या है? अमन खुद भी अपनी जगह पर जम गया था और हैरानी से प्रीति को रोता हुआ देख रहा था। दिव्या की काफी मशक्कत के बाद आखिरकार प्रीति का रोना बंद हुआ। उसने दिव्या से खुद को अलग किया और दिव्या के चेहरे को टटोलते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। ये प्रीति ने यह बोलकर अमन की तरफ इशारा किया और अपनी बात को आगे बढ़ाया। ये क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। दिव्या, डरने की जरूरत नहीं है। अब कहीं जाकर दिव्या को सारा माजरा समझ में आया और वह अचानक ठाके मारकर हंस पड़ी। दिव्या के साथ साथ अमन की भी हंसी छूट गई। प्रीति अब भी अनजान बनकर खड़ी थी। थोड़ी देर तक तो दोनों बेतहाशा हंसते रहे। इसके बाद दिव्या ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाया, पगली, कुछ नहीं हुआ मुझे, वह तो हम दोनों। दिव्या ने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और शर्म से अपनी निगाहें झुका ली। दबी जुबान में वह आके बोली, तुम समझ रही हो ना, हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन वह प्यार की लड़ाई थी। दिव्या का जवाब सुनकर प्रीति का गुस्सा एक झटके में गायब हो गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के बादल मंडराने लगे। अपनी बेवकूफी पर वह खुद ही हंसने लगी और अपना सिर पीटते हुए बोली, धत तेरी की, मैं तो पुलिस बुलाने वाली थी। और अमन ने हंसते हुए कहा, ये तो कहो कि बुलाया नहीं, वरना अपना हनीमून हमें हवालात में ही मनाना पड़ता। अमन के इतना कहते ही जोरदार ठहाके लगने लगे। सुबह के 9:30 बजे थे। अमन, दिव्या और प्रीति तीनों डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अमन तो खाने में ही व्यस्त था, मगर दिव्या और प्रीति साथ साथ बातचीत भी करती जा रही थी। दिव्या ने एक टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए प्रीति से पूछा, क्यों प्रीति, निहाल से बात हुई क्या तुम्हारी? मैंने सुबह कॉल किया था तो उसका नंबर बंद आ रहा था।
प्रीति ने जूस के गिलास से एक घूंट लिया और गिलास को नीचे रखकर जवाब दिया, हाँ, कल रात को कॉल किया था मैंने, फ्लाइट के लिए जा रहा था। अब तक तो वह लखनऊ पहुंच भी गया होगा, शायद फ्लाइट में होगा, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा होगा। प्रीति की बात सुनने के बाद दिव्या ने एकाएक अपना गला साफ किया और संजीदगी से बोली, अच्छा सुनो, मुझे जरा मुरथल साइड जाना होगा, दादाजी की कोठी पर। क्या? प्रीति ऐसे चौंकी मानो कोई बम फूटा हो। दिव्या ने हैरत अंगेज ढंग से प्रीति को देखते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसे चौंक क्यों गई? अच्छा, एक बात तो मैंने बताई ही नहीं, असल में मेरे दादाजी को पेड़ पौधों से, जानवरों से बहुत प्यार है। वह सच में प्रकृति प्रेमी है, इसलिए गांव में ही रहना पसंद करते हैं। आज उन्होंने हम सभी को बुलाया है। मेरी दोनों बुआ और उनके बेटे भी आ रहे हैं। शायद कोई बड़ी बात होगी, तो मैं तो निकल जाऊंगी, घर पर रह जाओगे तुम दोनों। दिव्या के इतना कहते ही प्रीति का गला सूखने लगा। उसने डरते डरते अमन के ऊपर एक नजर डाली, फिर हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। प्रीति की हालत देखकर दिव्या की हंसी छूट गई। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा, अरे घबराओ मत प्रीति, अमन ऐसा वैसा लड़का नहीं है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। और फिर घर में हमारी नौकरानी भी तो है। प्रीति ने एक नकली हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। असल में मुझे भी एक ग्राहक से मिलने जाना है। वो कल मैंने तुम दोनों की तस्वीरें निकाली थी ना, उसी सिलसिले में। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे चौक पर उतार कर तुम निकल जाना, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद सभी ने अपना नाश्ता खत्म किया। फिर दिव्या प्रीति को अपने साथ लेकर निकल गई। अमन अब घर में अकेला था। वह अपने कमरे में लेटा हुआ फोन देख रहा था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नजर डालते ही अमन चौंका। कॉल उठाकर उसने जैसे ही कान से लगाया, अगले ही पल वह उठकर बैठ गया। क्या? कैसे? अच्छा ठीक है, आप लोग घबराइए मत, मैं बस पहुंच रहा हूं। अमन ने फटाफट अपनी खटारा गाड़ी निकाली और पलक झपकते ही 9-2-11 हो गया। प्रीति को छोड़ने के बाद लगभग 2 घंटे की ड्राइव करते हुए दिव्या आखिरकार कोठी पर पहुंच गई। कोठी पर आज बहुत चहल पहल थी। दिव्या ने बारी बारी से अपनी दोनों बुआ के पैर छुए, मगर दोनों में से किसी ने भी उसे मन से आशीर्वाद नहीं दिया। बुआ के बेटे निखिल को देखते ही दिव्या ने पूछा, कैसे हो निखिल? दादाजी अंदर है ना? मुझे क्या पता, जाकर खुद देख लो। दिव्या एक फीकी हंसी हंसकर अंदर जाने लगी, मगर तभी बिंदु नाम की लड़की, जो दादाजी की देखभाल करती थी, अंदर से दौड़ती हुई बाहर निकली। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सभी लोग चौंक पड़े। तभी बिंदु ने चिल्लाकर कहा, दादाजी नहीं मिल रहे कहीं। क्या प्रीति सचमुच अपने काम से गई है या उसका मकसद कुछ और है? अमन को अचानक से कहां जाना पड़ा? दिव्या के दादाजी सुबह से कहां गायब हैं? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM ऐप पर।